अभिमन्यु के हाथ में जो स्क्रॉल था उसमें लिखा हुआ था 21 तारीख, शहर के पूर्वी हिस्से से 4 अज्ञात लोग गायब हो गए। 22 तारीख, 3 गाड़ियां मनोरथ प्रदेश से गायब हो गईं। 23 तारीख, शिकारियों ने सूचना दी कि एक आदमी जिसके पास काला बैग था लॉगिंग साइट से गायब हो गया। 24 तारीख, व्यापारियों ने जंगल के पश्चिम की ओर कुछ जानवरों की गर्जना सुनी। 27 तारीख, सफेद लबादे में 3 आदमी सामान खरीदकर जल्दी से शहर से निकल गए। 15 नवंबर, व्यापारियों को शहर के बाहर डाकुओं के शव मिले। अभिमन्यु सभी जानकारियां पढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे के भाव चिंता से भरे थे। उसने भाड़े के गिल्ड से इन लकड़ियों पर मोटी रकम खर्च की थी और पिछले 2 महीनों में शहर के अंदर या बाहर हुई लगभग हर घटना को इस पर लिखता गया था। चंद्रगिरी के लोग नहीं जानते थे कि जादूगर ग्रुप, जो काला जादू और अपनी बेरहमी के लिए प्रसिद्ध था, जिसका नाम काल चक्र विद्यापीठ था, उनके शहर के बहुत करीब था। भाड़े के सैनिकों ने जिन अजीब घटनाओं का सामना किया था, उन्होंने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे लोग क्या कर रहे हैं। हालांकि अभिमन्यु जानता था कि इस तरह की अजीब घटनाओं का मतलब यह हो सकता है कि शायद स्कूल के हालात अब बदल गए हों। ऐसा लगता है कि युद्ध लगभग समाप्त हो गया है, अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा। उसने ध्यान से स्क्रॉल को लाल रेखा से फिर से सील कर दिया और उसे दराज में वापस रख दिया। उस जानकारी के आधार पर अभिमन्यु ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्कूल छोड़ने वाले कुछ जादूगर और स्टूडेंट्स वापस लौट रहे हैं। इससे पहले मुझे मून जिन मनोर जाना है। यह बेहतर है कि मैं स्कूल वापस जाने से पहले ड्रैगन स्केल फूल प्राप्त कर सकूं। अभिमन्यु अपने मन में सोचते हुए आगे की योजना बना रहा था। मुझे पहले वाटर ऑफ टीयर्स और डिफेंसिव मॉडल प्राप्त करना ही होगा और इसके लिए मुझे उसे बनाने वाले आइटम्स की जरूरत होगी। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद मैं अपने लेवल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बारिश होगी। एक काली गाड़ी कुछ लोगों के साथ चुपचाप शहर से निकल गई, जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश कुंभा की ओर जा रही थी। सुनहरे गेहूं के खेतों के बीच काली गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गेहूं पहले ही काटा जा चुका था और सामने के 2 घोड़े समय समय पर आपस में भिड़े जा रहे थे। अभिमन्यु गेहूं के खेत की ओर देखता जा रहा था। कुछ किसान अनाज जमा कर रहे थे और कुछ पहले से ढेर किए हुए भूसे को जला रहे थे। पहाड़ पेड़ों के हरे भरे गलीचे से ढके हुए थे और वे अंतहीन थे। मालिक, बारिश होने वाली है, क्या हमें यहाँ कोई आसरा मिलेगा रुकने के लिए? राधे ने बोला। जरूर मिल जाएगा, चिंता मत करो, अभिमन्यु ने जवाब दिया। सामने एक चक्की है, हम वहां रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या कहते हैं आप? राधे ने बोलना जारी रखा। अभिमन्यु ने राधे की बातें सुनी और अपनी गाड़ी के दाहिने ओर बैठी एक पीली पवन चक्की को देखने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल लिया। इस पवन चक्की को गेहूं के खेत के बीच में बनाया गया था। पवन चक्की धीरे धीरे हवा में घूम रही थी और अभिमन्यु ने देखा कि 2 घोड़े की गाड़ियां पहले से ही उसके किनारे खड़ी थीं। उनमें से एक लाल और दूसरी सफेद गाड़ी थी। अभिमन्यु हवा में गेहूं की खुशबू सूंघ सकता था। उसे सूंघने के बाद वो कहता है, कुछ लोग पहले से वहां हैं, उनकी गाड़ियों के पास पार्क कर दो राधे। जरूर मालिक, राधे ने जवाब दिया। अभिमन्यु की गाड़ी का रुख देखकर 2 लोग पवन चक्की से बाहर निकल आए। उन्होंने इस ओर इशारा किया और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ बात कर रहे हैं। कई मिनटों के बाद राधे ने एक लाल घोड़े की गाड़ी के ठीक बगल में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। फिर उसने अपने काले शिकारी सूट को ठीक किया, काले शिकारी सूट वाले जूते और लाल बेल्ट से बंधे खंजर को पहना। वो साफ सुथरे सूट और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ एक हाई पोजीशन वाला सैनिक लग रहा था।
जो दो लोग उसे देख रहे थे वे पीछे मुड़े और बिना उसका अभिवादन किए पवन चक्की में चले गए। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक बूढ़ी औरत थी। वो आदमी उस औरत को चलने में मदद कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी मां हो। चलो चलते हैं राधे, जल्दी बारिश होगी। मौसम को देखते हुए अभिमन्यु ने कहा। मैं यहीं पर ठीक हूं मालिक, मैं गाड़ी की देखभाल करूंगा, राधे कहकर मुस्कुराया। अरे चिंता मत करो, यहां पर सब कुछ सेफ है, गाड़ी सेफ रहेगी। अभिमन्यु ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा। मैं ठीक हूं मालिक, मैं बस यही रहूंगा, राधे ने नाम में सिर हिलाया। अभिमन्यु ने उसे गाड़ी से छाता और रेनकोट निकालते हुए देखा और उसे पता था कि वो गाड़ी छोड़ने वाला नहीं है। अभिमन्यु पवन चक्की की ओर चल दिया। अभिमन्यु के अंदर प्रवेश करने के बाद कमरे में मौजूद लोगों ने कई सेकंड तक उसे देखा, लेकिन किसी ने उसका अभिवादन नहीं किया और ना ही उससे बात की। वहां एक लड़की सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए आगे की ओर जा रही थी। अचानक वो मुड़ी और उत्सुकता से अभिमन्यु की ओर देखने लगी। उसने लाल रंग का वन पीस और लाल जूते का जोड़ा पहना हुआ था। यहां तक कि उसकी बेल्ट भी लाल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक अमीर सुंदर लड़की है और उसके हाथ में एक पतली खुली किताब थी। लड़की को एहसास हुआ कि अभिमन्यु उसे किताब पढ़ते हुए देख रहा है। उसने जल्दी से किताब को बंद कर दिया और उस बूढ़ी औरत की ओर चल पड़ी। उसके पास पहुंचकर वो उसकी पीठ की मालिश करने लगी। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खिड़की की ओर चला गया और आकाश को देखा। काले बादल अब झरझर बरस रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से दिन में भी अंधेरा हो गया था। दिन का उजाला कहीं गायब हो गया था। अभिमन्यु ने जीरो को बारिश की सीमा और अवधि की जांच करने के लिए कहा। पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने सारी सूचनाएं आ गईं। बारिश सुबह 10:12 पर रुक जाएगी। अभिमन्यु कुछ बुदबुदाया। अनुमानित समय जीरो द्वारा दे दिया गया था। तभी उस लड़की ने उसकी आवाज सुनी और एक बार फिर से वो उत्सुकता से अभिमन्यु की ओर देखने लगी। उसने अपनी थैली से एक पॉकेट वॉच निकाली और टाइम चेक किया। अभिमन्यु को इस बात की परवाह नहीं थी कि लड़की ने उसे देखा या नहीं देखा। उसने बस खिड़की खोली और तेज बारिश की कुछ बूंदों ने उसके कपड़े की सतह को गीला कर दिया। अचानक अभिमन्यु ने एक पक्षी को चहकते और पंख हिलाते हुए सुना। एक मानव आकार का बड़ा सफेद पक्षी अपने पंखों से बारिश के पानी को झटकते हुए दरवाजे के नीचे उतरा। पक्षी लाल चोंच वाले सफेद चील की तरह लग रहा था और वो धीरे धीरे पवन चक्की के बिल्कुल पास चला गया। उसकी शीशे जैसी पारदर्शक चोंच बिल्कुल रूबी जैसी लाल दिखाई दे रही थी और उसकी काली आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थी। उस चील ने उस पवन चक्की में घुसकर वहां के कमरों की जांच की और इंसानों की तरफ देखा। बारिश बहुत तेज है और मुझे यहां कुछ देर रुकना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। क्यों इंसानों, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? चील ने अनमग भाषा में बोला। उसकी आवाज स्थिर और गहरी थी। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरह लग रहा था। जब तक तुम चाहो तब तक रह सकते हो। ये एक पब्लिक रूम है, सुंदर ईगल। वो जो लड़की थी जिसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ था, वो आगे बढ़ी और झुकने के बाद उसने कहा। अधेड़ आदमी और बूढ़ी औरत ने भी उस बाज को प्रणाम किया। दोनों कोचवान भी तुरंत खड़े हुए और झुक गए। इस मानव आकार के पक्षी को देखकर उनकी आंखों में डर था। चील ने सिर हिलाया। वो खुश हो रहा था कि ये लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अभिमन्यु की ओर देखा। मेरा नाम जटायु है। तुम मुझे मिस्टर जटायु कह सकते हो। मैं चंद्रगिरी शहर में पाए जाने वाले अग्नि मूषक के पीछे जा रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि क्या तुमने इसे देखा है, और अगर तुमने इसके बारे में कोई भी जानकारी दी तो राजा तुम्हारे योगदान के लिए तुम्हें इनाम देगा। जटायु की बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहीं तुम्हारा मतलब उस चूहे से तो नहीं है जिसके शरीर के चारों ओर आग जल रही है?
वो जो चलते चलते राख का निशान अपने पीछे छोड़ देते हैं, वही चूहा तो नहीं? अभिमन्यु ने अचानक पूछा और फिर खुद में कहा, मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में ऐसे जीव अभी भी मौजूद हैं। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? जटायु ने आश्चर्य से देखते हुए अभिमन्यु से विनम्रता से पूछा। हालांकि जटायु उन जातियों में से एक था जो साम्राज्य की रक्षा करती थी, फिर भी उसके लिए उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाना आवश्यक था जो उससे अधिक मजबूत थे। प्रतिभाशाली जातियों के जीव आमतौर पर शूरवीर लेवल की शक्तियों के साथ ही पैदा होते थे। अग्नि मूषक एक प्राचीन प्राणी था और जो लोग इसे जानते थे उन्हें या तो बहुत ज्ञान था या वे बहुत साहसी थे। जटायु ने सोचा कि ज्ञान वाले लोग सम्मानित होते हैं और उसे अभिमन्यु ज्ञानी ही लग रहा था। हाँ, मैंने उसके बारे में किताबों में पढ़ा है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। किताब के अनुसार मैं जानता हूं कि अग्नि मूषक की फर्टिलिटी रेट बहुत कम होती है और वो सैकड़ों साल पहले ही गायब होने लगे थे क्योंकि लोग उनका शिकार किया करते थे। जटायु हां में सिर हिलाता है। सही कहा, यह अग्नि मूषक प्लेग के इलाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुमने अभी अभी जो कहा उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करने के लिए कहा गया था। वैसे मैंने मूषक को देखा तो नहीं है, केवल एक चीज है जो मुझे पता है और वो है आपको शहर में चिमनियों की जांच करनी चाहिए। अग्नि मूषक को इंसानों के घरों में रहना पसंद है। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सचमुच ये कुछ बेहतरीन जानकारी है। जटायु ने अभिमन्यु की ओर देखा। कृपया मुझे अपना नाम बताएं। अगर वो मूषक मुझे कभी किसी फायर प्लेस में मिला तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगा एक दिन। मेरा नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। जटायु ने भी मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। वहां मौजूद बाकी लोगों को पता नहीं था कि ये दोनों किस बारे में बातें कर रहे हैं, बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। जाहिर है उन लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु इतना जानकार निकलेगा। अब वे सभी अभिमन्यु को सम्मान की नजरों से देख रहे थे। अभिमन्यु ने जटायु के साथ कुछ देर बात की, फिर बारिश रुकने का इंतजार करते हुए बैठ गया। कालचक्र साम्राज्य में ईगल ऑफ गोल्डन एक सहायक जाति थी। इन बाजों को देश के राजघरानों द्वारा उच्च पद दिया गया था। मनुष्यों के कुछ करीब था, लेकिन इनका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत था। वे अपने नुकीले पंजों से बड़े जानवरों का आसानी से शिकार कर लिया करते थे। इन प्राणियों ने मनुष्यों के साथ भूमि साझा की। यह कुछ ऐसा था जो अभिमन्यु ने अपने गृह नगर में भी कभी नहीं देखा था। उसके पिता के क्षेत्र में केवल मनुष्य ही रहते थे, इसलिए उसने सोचा कि उच्च बुद्धि वाली अन्य जातियां शायद अन्य देशों में चली गई होंगी। उसने सिर्फ किताबों में इनके बारे में पढ़ा था। ईगल ऑफ गोल्डन में भी कम फर्टिलिटी थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो गई। लोग उन्हें समय समय पर राजधानी के आसपास उड़ते हुए देख सकते थे। समय बीतने के साथ बारिश थमने लगी। सुबह 10:12 पर बारिश थम गई, जैसा कि जीरो ने बताया था। अभिमन्यु ने अपना सूट ठीक किया और पवन चक्की से बाहर निकल गया। जटायु और अन्य लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने दरवाजा खोला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने राधे को गाड़ी चलाने के लिए कहा। मिस्टर अभिमन्यु, कृपया 1 सेकंड के लिए रुकें। जटायु की आवाज बगल से आई। वो गाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। तुम्हें क्या चाहिए जटायु? अभिमन्यु ने पूछा। जटायु ने अपनी चोंच से एक सफेद पंख निकाला और उसे नीचे फेंक दिया। अभिमन्यु ने अपने हाथों को बाहर निकाला और हवा में उड़ते पंख को पकड़ लिया। ये मेरा पंख है। जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं ये मैं उन्हें दे देता हूं। और हां, तुम बहुत चतुर हो। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मैं तुमसे बाद में कभी पूछूंगा, इसलिए कृपया इसे उपहार के लिए स्वीकार कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर जटायु उड़ गया। अभिमन्यु ने सिर हिलाया।
उसने अपने हाथ में पंख पकड़ रखा था। वो जटायु को आसमान में उड़ता देख रहा था। वो तेज था और कुछ ही सेकंड में वो आंखों से ओझल हो गया। अभिमन्यु ने पंख देखा। इसका आकार औसत पक्षियों की तुलना में बहुत बड़ा था। पंख की नोक तेज थी और यह वास्तव में एक विशाल पत्ते के टुकड़े जैसा दिखता था। पंख का रंग शुद्ध सफेद था और यह आकर्षक लग रहा था। मैंने सुना है कि गोल्डन के ईगल्स उन जगहों को ढूंढ सकते हैं जहां पर वे अपने पंख छोड़ जाते हैं या गिरा देते हैं, लेकिन वो ऐसा सिर्फ 3 दिनों के भीतर ही कर सकते हैं। अभिमन्यु ने पुस्तकालय में किताबों से प्राप्त जानकारी को याद किया। पंख का असली इस्तेमाल तो कीड़ों को भगाना है। आमतौर पर कीड़े इस पंख से दूर रहने की कोशिश करते हैं और शायद इसलिए मुझे मधुमक्खियां नहीं काट पाएंगी, पर उसकी सुगंध कुछ अजीब सी थी। राधे, चलो चलते हैं, उसने अपनी थैली में पंख डालते हुए कहा। राधे ने तुरंत बग्गी चलानी शुरू कर दी। अभिमन्यु उसी ओर देख रहा था जिस ओर उसने जटायु को जाते देखा था। पता नहीं क्यों कुछ सोचकर अभिमन्यु वहां से मुड़ गया। जटायु के बारे में अभिमन्यु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। कौन है ये जटायु? क्या अभिमन्यु के साथ जान पहचान बनाने के पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद है? जैसे आपके मिस्टर मास्टर। घोड़े जमीन पर सरपट दौड़ पड़े और गाड़ी धीरे धीरे पवन चक्की से निकल गई। वे अपनी राह की ओर चल पड़े। पवन चक्की छोड़ने के बाद राधे और अभिमन्यु ने 10 दिनों से अधिक समय तक यात्रा की। वे जरूरत की चीजें खरीदने के लिए कस्बे में रुके। फिर वे जो कुछ भी चाहते थे उसे प्राप्त करने के बाद वे फिर से उत्तर पश्चिम के लिए रवाना हो गए। जब से अभिमन्यु सफर पर निकला था तब से रोज बारिश हो रही थी और तापमान दिन ब दिन कम होता जा रहा था। पेड़ और घास अब हरे हो चुके थे। अधिक से अधिक सफेद पत्थर सड़क के किनारे दिखाई देने लगे थे। वे अभी जिस इलाके में थे वो मैदानी नहीं था। उनकी गाड़ी अब घाटियों की ओर निकल आई थी जहां की सड़कें ऊबड़ खाबड़ थीं। 15 दिनों बाद बर्फ ने पहाड़ों को ढक दिया और घाटियां धुंध से ढकी हुई थीं। 2 काले घोड़ों वाली गाड़ी धीरे धीरे मुड़ी हुई सड़क पर आगे बढ़ रही थी। अचानक गाड़ी के पहिए से एक पत्थर टकराया और गाड़ी हिलने लगी। दर्द के कारण घोड़े परेशान हो गए और आगे नहीं बढ़ पाए। इस शोर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी डरा दिया। ये क्या हुआ? इस शोर से सोता हुआ अभिमन्यु एकदम से जागा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ये इतना शोर किस बात का है राधे? अभिमन्यु ने चारों ओर देखते हुए बोला। मालिक, एक पहिया टूट गया है और मुझे इसे बदलना ही होगा। हमें थोड़ी देर यहीं पर रुकना होगा, राधे ने परेशान होते हुए जवाब दिया। अभिमन्यु अंगड़ाई लेते हुए गाड़ी से बाहर कूद गया। वो जैसे ही गाड़ी से कूदा वैसे ही उसके पुनर्जन्म का पूरा नजारा उसकी आंखों के सामने आ गया। कैसे उसकी आत्मा ने रामलीला के मैदान से निकलकर इस दुनिया में अपना नया जन्म ले लिया था, जहां यहां की परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाना उसके लिए हर रोज एक नई चुनौती बनती जा रही थी। उस जंगल में केवल छांवदार के पेड़ थे। वे सब बहुत लंबे थे और उनकी पत्तियां बारिश की वजह से हरी हो चुकी थीं। जमीन ढकी हुई थी बड़े और छोटे पत्थरों से। पत्थरों के नीचे कुछ घास अभी भी हरी थी, लेकिन घाटी में हवा ठंडी और शुष्क थी। अभिमन्यु के चेहरे पर ठंडी हवा चली तो उसे ठंड का एहसास हुआ। राधे, तुम्हें कितना समय और लगेगा? हम काली पर्वत पर हैं, जहां से हमें निकटतम शहर तक पहुंचने में 5 दिन लगेंगे। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथों को मलते हुए पूछा। राधे ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, मुझे अधिक से अधिक 1 घंटा और लगेगा। हमारे वापस लौटने के बाद मैं तुम्हारा वेतन 2 गुना कर दूंगा, अभिमन्यु ने आगे कहा। सुनो, मैं आगे टहलने जा रहा हूं। कुछ भी हो तुम बस जोर से चिल्ला देना, मैं तुम्हारी आवाज सुन लूंगा और वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करना, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। समझ गया मालिक, राधे कहकर मुस्कुराया। फिर गाड़ी के पीछे चला गया और बैकअप व्हील को नीचे ले जाने लगा। अभिमन्यु को थोड़ी ठंड लग रही थी। उसने सफेद कोट पहन लिया।
कॉलर ने उसकी गर्दन को पूरी तरह से ढक लिया। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। गाड़ी से निकलने से पहले उसने खंजर और धनुष अपने साथ ले लिया। उसने रास्ते में डेटा इकट्ठा करने में काफी समय लगाया। यहां के आसपास के पौधों की जांच करना चाहता था वो। शायद यहां के पौधों और वातावरण के बारे में उसके डेटाबेस में अभी तक कुछ भी दर्ज नहीं था। अभिमन्यु कुछ देर चला, फिर अचानक अपना सिर नीचे कर लिया। उसने एक काले देवदार के पेड़ के नीचे एक काले छतरी वाले मशरूम को देखा। उसके चारों ओर उड़ने वाली कई पीली चींटियां घूम रही थीं। अभिमन्यु के नीचे झुकने के बाद वे चींटियां जल्द से वहां से भाग निकली। अभिमन्यु को समझ आया कि ये चील का पंख बहुत प्रभावशाली है। यह देखकर अभिमन्यु हंसा। तभी ऊपर से किसी युवा की आवाज आई, ओ बाहर के मुसाफिर, कृपया मेरे ब्लैक पॉइंट मशरूम को अकेला छोड़ दो। अभिमन्यु ने ऊपर सिर उठाया और एक भूरे रंग की गिलहरी को एक शाखा पर बैठे देखा। इसकी पूंछ के नोक पर सफेद रंग का कुछ बना हुआ था। क्या तुमने इसे बोया है या इसे खाने के लिए इसे बड़ा कर रही हो? अभिमन्यु ने उस गिलहरी से पूछा। फिर आगे कहा, लेकिन तुम तो सिर्फ एक गिलहरी हो। एक गिलहरी को बोलते हुए मैं पहली बार देख रहा हूं। बेशक ये काल चक्र साम्राज्य है। कई बुद्धिमान जातियां बहुत समय पहले यहां आ गई थीं। हम जानवर शहरी जीवन का आनंद नहीं लेते। गिलहरी ने कहकर अपना बट हिलाया और पेड़ से नीचे कूद गई। गिलहरी ने आगे कहा, मैं सिर्फ एक छोटी सी हल्की गिलहरी हूं। यात्री, तुम काली पर्वत पर हो और यदि तुम आगे बढ़ते रहे तो तुम मून जीन मनोर तक पहुंच जाओगे। मैंने तुम्हारे कपड़ों को देखा और तुम्हारे हथियारों को भी, और उन्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारी यही मंजिल है। अभिमन्यु ने अपना सिर नीचे किया और गिलहरी को देखते हुए बोला, तुम सही कह रही हो। मैं मून जिन मनोर की ओर ही जा रहा हूं। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकती हो? मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए। बदले में मैं तुम्हें एक सफेद रोटी और नमकीन मूंगफली दूंगा। बोलो, क्या बोलती हो? तुम्हारे आने से पहले 3 लोगों का ग्रुप यहां पर आया था। उन्होंने भी मुझे खाने का लालच दिया। हालांकि मैंने उन्हें भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, पर उनमें से कोई भी अभी तक वापस नहीं लौटा। क्या तुम्हें भी वापस आने में देरी होगी? गिलहरी ने चालाकी से जवाब दिया, देखो, मुझे बस जो कुछ भी तुम जानती हो वो बता दो। मैं खुद फैसला लूंगा कि वो किसी काम की है या नहीं। अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि वो उसकी चालाकी समझ गया था। वो जान गया था कि वो उसे जानकारी नहीं देना चाहती थी, इसलिए बाकी लोगों के बारे में बताकर उसे डराना चाहती थी। ठीक है, गिलहरी ये बोलकर चुप हो गई और ब्लैक पॉइंट मशरूम के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि मून जीन मनोर का निर्माण किसने किया था। मैं आमतौर पर इसे मून जीन गार्डन कहती हूं। साल में एक ऐसा खास समय आता है जब मैं यहां लगे फूलों की सुगंध को बहुत ही बेहतर तरीके से सूंघ सकती हूं। साथ ही केवल मनुष्यों ने उस स्थान में प्रवेश करने की कोशिश की है आज तक। अन्य प्रजातियों को इसकी रहस्यमय आभा का डर था, इसलिए उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। बहुत पुरानी बात है, एक योद्धा अपनी टीम को बहुत पहले बगीचे में ले गया था और केवल एक सैनिक ही बचकर लौट पाया। वो खून से लथपथ चेहरे के साथ वहां से भाग निकला और बाद में उसका दिमाग खराब हो गया। वो पागल हो गया। अच्छा, मैंने सुना है कि अंदर ड्रैगन स्केल फ्लावर है। क्या ये बात सच है? अभिमन्यु ने पूछा। सिर्फ ड्रैगन स्केल फूल ही नहीं, स्टारलाइट ग्रास, हार्डिंग ग्रास और सिंगल आई फ्लावर जैसे कई अन्य दुर्लभ पौधे भी हैं वहां, गिलहरी ने सिर हिलाते हुए कहा। गिलहरी के कहने के आधार पर अभिमन्यु को जगह के बारे में सामान्य जानकारी तो मिल गई थी। उसने थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, अच्छा, ये या तो एक अविकसित संसाधन बिंदु है या कोई जादूगर का निजी संसाधन बिंदु लगता है। जादूगर ने जगह छोड़ दी होगी और बैरियर स्पेल कमजोर हो गया होगा, लेकिन शायद उसके सभी ट्रैप्स बेकार नहीं हुए होंगे। तभी रेत के जंगल के सांप ने किस्मत की वजह से उसे ढूंढ निकाला होगा और किसी तरह उसमें से ड्रैगन स्केल का फूल छीन लिया होगा।
गिलहरी ने अभिमन्यु को सब कुछ समझाना अब समाप्त कर दिया और वो सोचने लगी, केवल एक औपचारिक जादूगर ही इस तरह का संसाधन बिंदु बना सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये बिंदु अभी भी छिपा हुआ है और इसके जो ट्रैप्स हैं वो आज भी बरकरार हैं। लोगों को अंदर जाने के लिए इसके खुलने का इंतजार करना पड़ता था। अच्छा गिलहरी, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये साल में एक बार खुलता है, तो क्या तुम ये बता सकती हो कि ये दोबारा कब खुलेगा? अभिमन्यु ने फिर से पूछा। गिलहरी ने जमीन पर कुछ गणनाएं की। तुम्हें एक और महीने इंतजार करना होगा। सही समय आने पर पक्षी तुम्हें घरों से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और वे इस इलाके में लगभग 1 घंटे तक घूमेंगे। ये वही घड़ी होगी जब इसके खुलने का समय होगा, इसलिए तुम्हें इसके बंद होने से पहले बाहर निकल जाना होगा, नहीं तो तुम बगीचे के अंदर ही फंस जाओगे और अगली बार तब बाहर निकलोगे जब ये दोबारा खुलेगा और तुम मजबूर हो जाओगे सिर्फ इंतजार करते रह जाओगे। अच्छा, 1 महीना और चलेगा। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा और उठकर खड़ा हो गया। फिर वो थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा एक और काम कर दोगी मेरा? प्लीज मुझे मेरी गाड़ी तक ले चलो, मैं तुम्हें वहां खाना दूंगा जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु ने उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोला, जी बिल्कुल, मैं आपके लिए यह काम फिर से जरूर करना चाहूंगी। गिलहरी ने मुस्कुराकर कहा। उसने अपने पंजों को ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने बार बार अपनी पूंछ हिलाते हुए अभिमन्यु का पीछा किया। अभिमन्यु ने उसे नाश्ते का एक पूरा बैग दे दिया और वो खुशी खुशी वापस जंगल में चली गई। अब अभिमन्यु ने राधे को पहिया बदलते हुए देखा, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा था। राधे को यह समझने में थोड़ा समय लग गया कि सब कुछ कैसे सही किया जाए, लेकिन आखिरकार उसने औजार वापस रख दिए और उठ खड़ा हुआ। मालिक, लगता है हो गया। राधे ने थोड़ा सोचते हुए बोला। ठीक है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और गाड़ी पर चढ़ गया। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। गाड़ी के अंदर अभिमन्यु को अब नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो अपने चारों ओर छावदार पेड़ देख सकता था, जिसके आसपास कोई अन्य यात्री आराम नहीं कर रहा था। घास पर सफेद पत्थर पड़े हुए थे और अभिमन्यु समय समय पर अजीब जीवों को झाड़ियों के बीच कूदते हुए देख सकता था। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक यात्रा की। वहां पर भूरे रंग का एक चिन्ह बना हुआ था, जो वहां पर स्थित 2 स्थानों के नामों को संकेत करता था। वहां से 2 अलग अलग सड़कें जा रही थीं। अभिमन्यु ने राधे को रुकने के लिए कहा और ध्यान से संकेत को पढ़ने के लिए कहा। मून जिन मनोर बाईं ओर था और काली शहर दाईं ओर था। उसने जमीन की ओर देखा। दाईं ओर के रास्ते में पहियों, खुरों और पैरों के निशान थे, लेकिन बाईं ओर का रास्ता मातम से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर कोई नहीं जाता होगा। राधे, चलो पहले काली शहर चलते हैं। तुम वहीं रहना जब तक कि मैं वापस ना जाऊं। मुझे अभी वहां पर भी कुछ काम है। अभिमन्यु ने आदेश के स्वर में कहा। समझ गया मालिक। राधे ने सिर हिलाया। यात्रा शुरू करने से पहले अभिमन्यु ने उसे पहले ही 200 सोने के सिक्कों का भुगतान कर दिया था और ये मासिक वेतन के अलावा सिर्फ एक बोनस था। उन सोने के सिक्कों ने उसके परिवार की बहुत मदद की थी, जिसके लिए वो आभारी था, लेकिन वो जानता था कि यात्रा खतरनाक है, इसलिए उसने अभिमन्यु के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करने का फैसला किया। काली शहर एक सुंदर इलाके में था और वो शांत था। कस्बे में केवल एक मुख्य सड़क थी और सड़क के दोनों ओर लकड़ी के लगभग 10 घर बने हुए थे। कस्बे में लगभग 100 लोग रहते होंगे। वहां केवल एक शराब की दुकान, एक किराना स्टोर और एक होटल था। कस्बे में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जहां जहां से अभिमन्यु गुजर रहा था, लोग उसे घूर रहे थे। गली के अंत के पास दाईं ओर पीली ईंटों से बनी 3 मंजिला इमारत थी। पास में काला घोड़ा बंधा हुआ था और घास खा रहा था। घोड़े के बगल में 2 घोड़ा गाड़ी खड़ी थी।
ये सफेद रंग की थी, जिसके दरवाजे पर काले रंग का एक चिन्ह बना था। गाड़ी के आसपास दो मजदूर बातें कर रहे थे। अभिमन्यु आगे चल रहा था और राधे गाड़ी लेकर उसके पीछे चल रहा था। घोड़ों के खुरों के शोर ने मजदूरों का ध्यान खींचा और उनमें से एक इमारत में रिपोर्ट करने के लिए दौड़ा। अभिमन्यु इमारत के करीब चला गया। वहां उसने एक लकड़ी का बोर्ड लटका हुआ देखा, जिस पर अनमग भाषा में बिसरा लिखा गया था। अभिमन्यु को अनमग भाषा थोड़ी सी आती थी, पर वो इसका मतलब समझ गया कि यह कोई होटल है। उस इमारत से एक युवक बाहर निकला। उसने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके छोटे भूरे बाल थे और वो मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उस जगह का मालिक है। आपका स्वागत है यात्रियों, मेरा नाम भास्कर है और मैं इस होटल का मालिक हूं। क्या आप ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं? भास्कर ने आगे बढ़ने के बाद तेज आवाज में पूछा। हाँ, हम ढूंढ रहे हैं। इस कमरे की क्या कीमत है? राधे गाड़ी से कूद गया और उसने पूछा और भास्कर के साथ कीमत पर बातचीत करने लगा। भास्कर ने बताया, एक व्यक्ति के लिए प्रति रात 15 चांदी के सिक्के लगेंगे। 14 चांदी के सिक्कों में पक्का करते हो तो बताओ, क्योंकि मुझे तो यही उचित लगता है। राधे ने मोल भाव करते हुए कहा। मुझे खेद है, लेकिन मैं कभी छूट नहीं देता और कीमत हमेशा 15 चांदी के सिक्के ही होते हैं। भास्कर ने कहा, देखिए, हम प्रति रात 14 चांदी के सिक्के एडवांस में पे करेंगे, लेकिन राधे बेहतर कीमत पाने की कोशिश कर रहा था और अभिमन्यु उस आदमी को देख रहा था। उस आदमी के कॉलर पर एक लाल लौ की घंटी दिखी। अभिवादन। वो आदमी आगे बढ़ा। अभिमन्यु भी थोड़ा आगे बढ़ा। मनोरथ? अभिमन्यु ने धीमी आवाज में पूछा। भास्कर ने अपना सिर हां में हिलाया। मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बारे में यहां बात करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। अभिमन्यु ने हां में सिर हिलाया। भास्कर किनारे की ओर बढ़ा और उसने कहा, हम में से 3 हैं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कहां से हो, लेकिन मेरा मानना है कि हम एक ही लक्ष्य साझा करते हैं। आइए पहले प्रवेश करें। किस लक्ष्य की बात कर रहा है भास्कर? क्या अभिमन्यु इस जादुई माया नगरी से कभी बाहर निकल पाएगा, या हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा? अभिमन्यु ने संकोच नहीं किया और होटल की पहली मंजिल में प्रवेश किया। वहां 3 गोल लाल लकड़ी की मेजें थीं और लोगों के 2 ग्रुप 2 अलग अलग मेजों के पास बैठे हुए थे। एक आदमी काले कपड़े पहना हुआ बाईं ओर बैठा हुआ था। चेहरे पर नकाब होने के कारण अभिमन्यु को नहीं पता था कि नकाब में वो आदमी है या औरत। शिकार सूट में एक जवान लड़की के साथ एक बूढ़ा आदमी दूसरी मेज पर बैठा था। जब अभिमन्यु को कमरे में प्रवेश करते देखा तो बूढ़े और लड़की ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वे नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु जैसे लोग यहां दिखाई दें। अभिमन्यु खाली टेबल देखकर बैठ गया। यहां का वातावरण कुछ अटपटा और भारी था। कमरे में इतने लोग होने के बावजूद भी वहां खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि कमरे में लोग एक निश्चित नियम का पालन कर रहे थे और वहां कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता था। अभिमन्यु ने महसूस किया कि वहां मौजूद लोगों में से ऊर्जा कण निकल रहे हैं, जिसका मतलब था कि वे कम से कम रैंक 2 के स्टूडेंट थे। वे शायद पहले से ही जानते थे कि मून जिन मनोर कितना खतरनाक है, लेकिन फिर भी यहां आए हैं। राधे को वो कीमत मिलने में थोड़ा समय लग गया जो वो चाहता था। वो आखिरकार कमरे में चला गया। उसने थोड़े समय के लिए अभिमन्यु से बात की और फिर गाड़ी की देखभाल करने वापस चला गया। राधे ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी उसमें मौजूद वस्तुओं को ना छू पाए। दोपहर के भोजन के दौरान ग्रे एप्रन में एक महिला कई व्यंजन लेकर उस कमरे में आई और टेबल पर खाना रख दिया। अभिमन्यु के सामने कुछ भुना हुआ मांस, गेहूं की रोटी के कई टुकड़े और गर्म मशरूम सूप का एक कटोरा था। उसने गेहूं की रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा
और उसकी बनावट को देखकर हैरान रह गया। रोटी टेढ़ी मेढ़ी थी पर स्वादिष्ट, खस्ता और नमकीन थी। अभिमन्यु खाना खत्म करने के बाद होटल के मालिक के साथ अपना कमरा देखने चला गया। अभिमन्यु का कमरा दालान के अंत में दाहिनी ओर था। अंदर केवल एक बिस्तर और एक डेस्क और हर जगह धूल की गंध थी, क्योंकि शायद कमरे को अभी अभी साफ किया गया था। अभिमन्यु और राधे ने 2 महीने के लिए कमरे को किराए पर ले लिया और पैसे का भुगतान तुरंत कर दिया। भुगतान प्राप्त करने के बाद मालिक अपने हाथों में सिक्के गिनते हुए कमरे से बाहर चला गया। अभिमन्यु ने कमरे में कुछ देर आराम किया और ध्यान करने लगा। स्टूडेंट्स के लिए ध्यान करने के कई तरीके थे और सभी का ध्यान करने का तरीका एक दूसरे से अलग था। फिर भी उन सभी से होने वाला प्रभाव जो था वो समान था। रैंक और प्रतिभा की आवश्यकताओं के अलावा स्टूडेंट्स को ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें सीमा को तोड़ने और अंततः जादूगर बनने में मदद मिल सके। अभिमन्यु को अभी भी वाटर ऑफ टीयर्स और एक सही रक्षात्मक मंत्र की जरूरत थी। उसने जिस ध्यान पद्धति का उपयोग किया वो काल चक्र विद्यापीठ से सीखी गई थी और उसने पाया कि इसके परिणाम उस विधि के बहुत करीब थे जो उन्होंने आदि शंकर द्वारा दी गई जादूगर पुस्तक से सीखी थी। अभिमन्यु के होटल में ठहरने के दौरान कुछ खास नहीं हुआ। वो मुश्किल से ही किसी से बात करता, वो उनके नाम तक नहीं जानता था। होटल के अधिकांश लोगों का उद्देश्य अभिमन्यु के समान ही था। अभिमन्यु अपना समय हर दिन मून जिन मैनर के आसपास के वातावरण की जांच करने में बिताता। उसे दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए किसी ने भी अभिमन्यु के साथ बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की। ध्यान करने के अलावा उसने अपना अधिकांश समय क्षेत्र की जांच में बिताया। अभिमन्यु को इस इलाके के बारे में एक अजीब बात पता चली। मून जीन मैनर के आसपास कोई जानवर नहीं था, यहां तक कि कीड़े भी नहीं थे। घास, पेड़ और अन्य पौधे भी ना के बराबर थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा इलाका मृत हो गया है। घरों की टूटी दीवारों के पास केवल काले पत्थर थे। उसने कई बार दीवारों के चारों ओर जांच की, लेकिन अजीब आभा को भांपकर गहराई तक जाने का विचार छोड़ दिया। उसने जीरो को इलाके की जांच करने के लिए कहा, लेकिन दुख की बात है कि चिप से भी कुछ खास पता नहीं चल सका। चिप सिर्फ एक सपोर्ट टूल थी। अभिमन्यु ने अपनी 5 इंद्रियों को जगा लिया था, लेकिन उसे अभी भी इलाकों के बारे में कोई मूल्यवान जानकारी नहीं मिली कि उस स्थान की रक्षा करने वाली रहस्यमयी शक्ति उसकी समझ से परे थी। कई बार पड़ताल करने के बाद उसने होटल में रुकने और उस दिन के आने का इंतजार करने का फैसला किया जब अंतराल आएगा। समय बीतता गया और आखिरकार अंतराल खोलने का समय आ ही गया। जो तिथि गिलहरी ने बताई थी उसी दिन अंतराल खुलना था। चारों ओर धूल भरी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से आकाश भी काला दिख रहा था। सूरज की रोशनी की एक भी किरण भारी बादलों में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अभिमन्यु बिस्तर से उठा और खिड़की से आकाश को देखा। उसे काले और घने बादलों के अलावा कुछ नहीं दिखा। जंगल बिल्कुल शांत था और पक्षी भी नहीं चहक रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। अभिमन्यु ने एक बार जोर की सांस ली और अपना शिकार सूट पहन लिया। फिर जल्दी से अपने धनुष और खंजर को पास रख लिया। अभिमन्यु ने चुपचाप दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दलान में खड़ा है। वो आदमी अभी भी काले कपड़े पहने हुए था। वो अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठा है। उस आदमी ने अभिमन्यु को देखा और सिर हिलाया। अभिमन्यु ने अभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वो अभी भी अपने कमरे से बिना नकाब के बाहर नहीं निकलता था। उसे देखकर अभिमन्यु सोचने लगा कि ये क्यों हमेशा अपना चेहरा नकाब में छिपा कर रखता है। क्या वजह होगी इसके पीछे। हॉल में अंधेरा था और अभिमन्यु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो सीढ़ियों से नीचे चला गया। लाल कपड़ों वाला आदमी, वो बूढ़ा और जवान लड़की पहले से ही लाउंज में थे। वे सेवकों द्वारा लाया गया गर्म दूध पी रहे थे। अभिमन्यु
एक खाली मेज के पास बैठ गया और उसने कई बिस्कुट खाए और कुछ दूध पिया। सब लोग सुनो, क्योंकि हर कोई यहां है, मुझे लगता है कि मैं बात करना चाहूंगा आप सभी से। बूढ़े ने खड़े होने के बाद गहरी आवाज में कहा। उसने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबका ध्यान उसके ऊपर है। उसने अपना गला साफ किया। मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोग इस जगह के बारे में क्या पसंद करते हो और क्या नहीं, लेकिन हमें बगीचे में एक साथ काम करने की जरूरत है। अगर हमें यहां से खजाना निकालना है तो हम केवल 5 लोग हैं, इसलिए ये यकीन करना कठिन होगा कि कौन कितने ईमानदारी से काम करता है। सही कह रहे हो तुम। मुझे लगता है कि यहां हर कोई जानता है कि क्या आने वाला है और तुम सभी इसके लिए अच्छी तरह से तैयार भी हो। लाल कपड़ों वाले आदमी ने कहा। जयवंत, क्या तुम वाकई अपनी पोती आपुआ को वहां ले जाना चाहते हो? इस आदमी ने भूरे रंग का शिकार सूट पहनी उस लड़की की ओर देखते हुए कहा। यह मेरी आखिरी कोशिश है और तुम जानते हो कि मेरी स्थिति बहुत खराब है और इससे ज्यादा खराब हो भी नहीं सकती। जयवंत नाम के बूढ़े ने थोड़ी उदासी के साथ बोला। देखो, मून जिन मनोर गार्डन एक प्राचीन संसाधन बिंदु है और यह जगह जालों से भरा हुआ है। अगर परिस्थिति सामान्य रही तो मैं उसे वहां नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन शायद हम दोनों के लिए इस समय बगीचे के अंदर मरना ही बेहतर है। जयवंत ने अपनी पोती आपुआ की ओर देखा। उसकी आंखें दुख से भर गईं। जो भी हो जयवंत, मुझे परवाह नहीं है। हम जानते हैं कि ये जगह पहले से ही बेहद खतरनाक है, बस हमें योजना बनानी होगी। काले कपड़े वाला आदमी बोला। योजना आसान है। हम एक साथ चलते हैं और अंतराल के माध्यम से जाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी अनावश्यक चाल को ट्रिगर ना करे। जयवंत ने थोड़ा सोचकर कहा। मैं तैयार हूं। काले कपड़े वाले आदमी ने सिर हिलाया। मैं सहमत हूं। लाल कपड़े वाले आदमी ने भी सिर हिलाया। अभिमन्यु ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। ऐसा लग रहा था कि वे बगीचे से काफी परिचित थे, जबकि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए उसने पहले कुछ जानकारी एकत्र करने का फैसला किया। उसके पास योजना के खिलाफ जाने की कोई ठोस वजह नहीं थी। सुनो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूं, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है, फिर चलते हैं। हमें सुबह 10 बजे से पहले इसमें प्रवेश करना होगा। आइए एक साथ चुनौतियों का सामना करें और सच्चे बगीचे तक पहुंचे। तुम जो भी संसाधन चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक तुम उसका खुद इस्तेमाल कर पाओगे। जयवंत ने पूरे जोश के साथ कहने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल मंजूर है। काले कपड़े वाले आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन आपुआ घबराई हुई थी। जैसे ही वे एक साथ दरवाजे से बाहर निकले, उसने अपने दादा जयवंत का हाथ कसकर पकड़ लिया। अभिमन्यु ने अपने थैली के अंदर रखी जरूरत की हर चीज की दोबारा जांच की और उन लोगों के पीछे पीछे चलने लगा। बाहर भयानक सन्नाटा था। कोई भी इंसान, पक्षी या जानवर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। हे भगवान, कितना शांत है सब कुछ, लाल कपड़े वाले आदमी ने कहा। अरे डरो मत, तुम्हें कुछ बताता हूं। मैंने कल कुछ स्लीप डस्ट मुख्य कुएं में डाल दी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमें कोई परेशान करे, इसलिए आज तुम्हें कोई भी दिखाई नहीं देगा। सब लोग पूरे दिन सोते रहेंगे, समझे? काले कपड़े वाले आदमी ने समझाया। वाह, मददगार हो तुम। लाल कपड़े वाले आदमी ने काले कपड़े वाले की तरफ देखा और अपनी बात पूरी की। वे पांचों धीरे धीरे सड़क पर चल पड़े। जब वो होटल से बाहर निकले तो अभिमन्यु ने देखा कि उसके घोड़े भी सो रहे थे। ऐसा लग रहा था
कि काले कपड़े वाले आदमी ने कस्बे में सब कुछ नशीला कर दिया है, लेकिन यह कभी कभी उच्च सहन शक्ति वाले लोगों को भी सुला देता था। पांचों ने जल्दी से शहर छोड़ दिया और सड़क के दोराहे पर पहुंचे। हवा के कारण वो सफेद रंग से लिखा हुआ संकेत हवा में हिल रहा था। अभी भी अंधेरा था और बादल छाए हुए थे। जयवंत ने चिन्ह को देखा और आपुआ के साथ बगीचे के रास्ते पर चल पड़ा। अभिमन्यु उन पांचों में से सबसे पीछे चल रहा था। उसे कुछ एहसास हुआ कि यहां कुछ अजीब सा है, पर उसे मालूम नहीं चल पाया कि आखिर वो चीज क्या है। वहां उस संकेत पर अंकित था मून जिन मनोर। इसे मौत से बदल दिया गया था। उन शब्दों का रंग लाल था, शायद खून से लिखा गया था। वो ताजा ताजा लिखा हुआ था और खून भी अभी भी लकड़ी के बोर्ड से टपक रहा था। अभिमन्यु एक सेकंड के लिए झिझका, फिर अपनी गति तेज कर दी। टीम धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ रही थी। वे सूखी घास पर चल रहे थे। किसी ने बातचीत शुरू करने की कोशिश नहीं की। अभिमन्यु वहां लोगों को जोर से सांस लेते हुए सुन सकता था। इतनी खामोशी थी वहां। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि धूल भरा आकाश लाल हो रहा है। अपने आप को तैयार करो, जयवंत अचानक चिल्लाया। हम बस पहुंचने वाले हैं। जयवंत की बात सुनकर सबके हाव भाव बदल गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु ने अपना धातु का धनुष पकड़ा और धीरे से तरकश से एक काला तीर निकाला। उसने सोचा कि उसने अपनी जांच के दौरान इलाकों के चारों ओर के सभी मार्गों की जांच कर ली है, लेकिन यहां तो कुछ भी परिचित नहीं लग रहा था। वो धीमा हो गया और सतर्क भी। समय बीतता रहा। टीम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही। सड़क सीधी थी, पर बहुत सुनसान और कच्ची घास से भरी हुई थी। आकाश ने अपने नीचे सब कुछ भयावह बना दिया था। माहौल हर सेकंड के साथ और भारी होता जा रहा था। पूरे जंगल में लालिमा छाई हुई थी। अभिमन्यु ने हवा को सूंघा। उसे मछली सी गंध आ रही थी। हम यहां हैं, लाल कपड़े वाले आदमी ने कहा। हमने लगभग 15 मिनट की यात्रा कर ली है और पहले ही अंतराल से गुजर चुके हैं। सतर्क रहें सब लोग, जयवंत ने सलाह दी। उनके सामने बागीचे का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। बागीचा अपने आप में एक काले धातु की बाड़ से घिरा हुआ था और द्वार आधा खुला हुआ था। ये सड़क का अंत भी था। अभिमन्यु बाड़ के पीछे ऊंचे पेड़ों और पौधों को देख सकता था। आसमान का रंग एक बार फिर बदलने लगा। अब ये लाल नहीं था, लेकिन गेट पर पहुंचने के बाद वापस ग्रे हो गया। जयवंत गेट के सामने खड़ा हो गया और अपनी उंगली हवा में उठाई। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कार मुले तू, कार मुले तू, कार मुले तू। हवा की लहर दौड़ गई और एक लाल क्रॉस जो चमक रहा था उसकी उंगली की नोक पर दिखाई दी। क्रॉस हवा में जम गया और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई गेट के समान हो गई। जयवंत ने कुछ मंत्रों का इस्तेमाल किया और अपनी उंगलियां घुमाई। उसकी हथेली पर एक सफेद लौ दिखाई दी और चुपचाप जल उठी। जयवंत ने कई सेकंड इंतजार किया, फिर लौ को आगे बढ़ाया। उसने इसे क्रॉस के बीच में धकेल दिया। वो ज्वाला जैसे ही क्रॉस के संपर्क में आई, सब कुछ गायब हो गया और द्वार भी सामान्य हो गया। सुनो सब लोग, मैंने अंतराल की जांच की। यह इस बार लगभग 1.5 घंटे तक चलेगा। हम अब अंदर जा सकते हैं, जयवंत ने थके हुए चेहरे के साथ बोला। चलो चले, काले कपड़े वाला आदमी हंसते हुए अंदर चला गया। लाल कपड़े वाले आदमी ने एक पल के लिए अभिमन्यु को देखा, फिर गेट के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अभिमन्यु जानता था कि उसे हर समय सतर्क रहना है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। फिर वो उन दोनों के पीछे चलने लगा। जयवंत और आपुआ उन तीनों के पीछे चुपचाप चल रहे थे।
कौन है ये जयवंत और आपुआ? क्या हैं इनके इरादे? कैसा रिश्ता निभाएगा अभिमन्यु इन दोनों के साथ?